Okay, let's start our renal physiology. Renal physiology बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी किडनीज का सारा फंक्शन क्या है, उनका यूरिन फॉर्मेशन में फंक्शन क्या है, इसके अलावा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किडनी की बात करें तो दैट इज जस्ट ओनली रिलेटेड टू यूरिन प्रोडक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर आर सो मैनी अदर फंक्शन जो कि आपकी किडनी परफॉर्म कर रही होती है। उन फंक्शंस को हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग कि आपके रीनल सिस्टम के फंक्शंस में जो हमारा पास एक कॉन्सेप्शन है, एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन है, तो ऐसा नहीं है। आपकी किडनी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स के अंदर। फर्स्ट थिंग इज कि आपकी किडनी जो है ना, आपका रीनल सिस्टम जो है वो एज फिल्टर काम कर रहा होता है। उसने ना सब जो आपका ब्लड है उसको फिल्टर करना होता है। अगर आपके ब्लड के अंदर कहीं भी कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है, कोई एक्सेसिव, लेट्स से आपके नॉर्मल जो प्रोडक्ट है लेकिन वो भी एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर है, लेट्स से एक्सेस वाटर है या कोई भी आयन है, यूरिया है, कुछ भी एक्सेस में है, तो उसको कैसे उसने एक्सक्रीट आउट करना है। और अगर कुछ आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी है, वाटर की या आयंस की, उस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस उसने कैसे करना है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि उसने आपके ब्लड को फिल्टर करना है, प्योरीफाई करना है, उसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देना है। सेकेंड क्या हुआ कि उसने बैलेंस किया आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को, आयंस की कंसंट्रेशन को, तो उसने होम्योस्टेसिस के अंदर रोल प्ले किया। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया या एसिड बेस बैलेंस। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से एसिड या बेस की क्वांटिटी में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको भी ये मेंटेन करता है। अगर एसिडिटी हो गई, एसिड है अगर बॉडी के अंदर, एसिडोसिस हो गया है, तो वो उसमें से एसिड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर दे। अगर एल्कलोसिस है तो वो एसिड को रिटेन करके आपकी बॉडी का पीएच नॉर्मल करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है पीएच नॉर्मल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी पूरी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। थर्ड थिंग आती है जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी ही इंपॉर्टेंट है बट थर्ड थिंग, क्योंकि हम लोग के दिमाग में इतना रीनल सिस्टम से रिलेटेड ये होता नहीं है, उसका एंडोक्राइन फंक्शन। अब एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि उसका कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो कि हार्मोन से रिलेट करके होगा, राइट। सबसे पहले उसका है एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है, और ये आपकी बॉडी का जो ब्लड फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, एरिथ्रोपोइसिस, उसके अंदर ये हार्मोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी भी वजह से किडनी का कोई डिजीज है और वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो आपकी ब्लड फॉर्मेशन में भी इफेक्ट आएगा। इवन एनीमिया कॉज हो सकता है इससे। देन आपकी विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है आपके रीनल सिस्टम से, आपकी स्किन से सबसे पहले होगी, देन आपके उसके ऊपर हार्मोन्स एक्ट करते हैं, देन फाइनल स्टेप आपका किडनी होता है जो आपके विटामिन डी को एक्टिव करता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगेन अगर किडनी का कोई डिजीज हुआ, विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हुई, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और आपकी बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ऑस्टियोमलेशिया की तरफ चला जाएगा। देन आपके पास आता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। अगर हाइपरटेंशन की वजह से या अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से, किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर राइज कर गया, इंक्रीज कर गया, रेज हो गया, तो क्या करेगी आपकी जो किडनी से आपका जो रीनल सिस्टम है वो एक्सेस फ्लूइड को एक्सक्रीट करके ब्लड प्रेशर को वापस लेकर आएगा। इसके अलावा बहुत सारे वेजो डायलेटर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, काइनिन्स हैं, पैराक्राइन एजेंट्स हैं। ये चीज़ें भी, ये वेजोडायलेटर्स भी किडनी से रिलीज हो रही होती हैं, तो आपके ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर कहीं भी टेंशन इंक्रीज्ड है, वो कंस्ट्रक्टेड हैं, उनको डायरेक्शन इन चीज़ों से मिलेगी। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स या काइनेंस कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं? दे आर रिलीज फ्रॉम योर किडनी। लास्टली जो हमारे पास एंजियोटेंसिन, अगेन एंजियोटेंसिन क्या है, आगे हम इसका एक और फंक्शन भी पढ़ेंगे। एंजियोटेंसिन अदरवाइज ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन या आपके जो सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी, ये सारी चीज़ें भी आप पे किडनी से भी रिलीज हो रही होती हैं, राइट। तो किडनी का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन यूरिन प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए भी हैं और आपके एग्जाम के लिए भी हैं। आपने दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करना, समझ के पढ़ना है आपने इसको। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी भी डिस्कस कर लें कि अगर रीनल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं।
एक जनरल चीज़ तो हमें पता है कि 2 किडनीज़ होती हैं, उसमें आगे आपको यहाँ पे एक कॉनकेव पार्ट नज़र आता है, ये वाला, और इस साइड पे कॉन्वेक्स पार्ट होता है। इधर से यूरेटर्स आते हैं, वो ब्लैडर तक जाते हैं, एंड देन यहाँ पे ये जो स्मॉल सी ट्यूब है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है, राइट? अब जो चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी-सी, बल्कि ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था। इसकी लोकेशन के लिए आप 2 चीज़ें नोट कर लें कि आपकी बॉडी के अंदर हमें पता है 2 किडनीज़ हैं, राइट? बीन शेप्ड होती हैं, आपके पेरिटोनियम के बिहाइंड होंगी। इसका जो लोकेशन है ना, अगर आप पोस्टीरियर व्यू से देखो तो 12th थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर 2nd लंबर वर्टिब्री तक इसके एक्सटेंड जाता है, और पूरी बॉडी वेट के कंपैरिजन के अंदर ना 0.5% वेट होता है इसका। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी-मोटी जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपकी जो किडनी है ना, उसको पोज़ीशन, अपनी जो नॉर्मल पोज़ीशन है उस पे मेंटेन करके रखना होता है फैट ने। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर फैट बहुत कम है ना, तो उसको होल्ड, अगर फैट कम हुआ तो किडनी अपनी पोजीशन पे, अपनी नॉर्मल लोकेशन पे होल्ड नहीं कर पा रही होती। आपकी जो किडनी है वो ड्रॉप कर जाती है, राइट? नॉर्मल पोजीशन से इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट या ड्रॉपिंग ऑफ द किडनी हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं नेफ्रोप्टोसिस, NEPHROPTOSIS, नेफ्रोप्टोसिस या फ्लोटिंग किडनी। तो वो जो लोग जो बहुत ज़्यादा स्लिम से होते हैं, थिन से होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो एडिपोज कैप्सूल है ना वो नहीं है, उतना नॉर्मल फैट नहीं है कि वो किडनीज़ को अपनी नॉर्मल पोज़ीशन के अंदर होल्ड कर सके, तो उसके अंदर क्या, उन पर्सन के अंदर क्या होगा, किडनी अपनी नॉर्मल पोज़ीशन से ड्रॉप कर जाएगी, नीचे की तरफ गिरी होगी वो, राइट? तो एक क्लिनिकल कंडीशन है। नेफ्रोप्टोसिस और दूसरा? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, बट आई गेस आप नाम ही पूछ रहे होगी ना? नेफ्रोप्टोसिस या फ्लोटिंग किडनी बोलते हैं, ठीक है? NEPHROPTOSIS, नेफ्रोप्टोसिस या फ्लोटिंग किडनी, थैंक यू। राइट? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है कि अब ये सारा तो हमें एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम लोगों ने सेलुलर लेवल पे जाके देखना होता है कि बेसिक काम कहाँ पर हो रहा होता है, बेसिक फंक्शन किडनी का कहाँ पर हो रहा होता है, राइट? तो किडनी का फंक्शन कहाँ पर होता है? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगर किडनी को आप कट करोगे, मैं इसको कट करूंगी, तो इसका एक आउटर पार्ट है, एक इनर पार्ट है। इनर पार्ट का नाम मेड्यूला होता है, जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। अब होगा क्या कि जो आपका इनर पार्ट है ना, उसके अंदर पिरामिड्स बने होते हैं। ये सारी चीज़ें वो एफएससी वाली जो हम पढ़ कर आए थे, उस पिरामिड्स के जो पिरामिड्स बने होंगे वो कहाँ पर, उसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया होगा? वो होगा आपका नेफ्रॉन। तो आपका जितना भी फंक्शन हो रहा होता है किडनी का, वो नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होता है, राइट? तो आपका फंक्शनल यूनिट इज ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन को अगर हम डिवाइड करें तो उसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक आपको सामने कॉर्पसल पार्ट नज़र आ रहा होता है, ये वाला बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स, ये ढेर सारी आ रही हैं, इनको हम ट्यूब्यूलर पार्ट कह देते हैं। तो एक आपका कॉर्पसल होता है और दूसरा आपका ट्यूब्यूल होता है, राइट? अब कॉर्पसल के अंदर हमारे पास, अगर यहाँ पे हम कैपिलरीज देखें ना, तो ये गुच्छा सा कैपिलरी का पड़ा होता है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये जो कैप्सूल के अंदर है, जो कैप्सूल बाहर कवर किया हुआ है ना, वो बोमेंस कैप्सूल, और जो इसके अंदर ये जो गुच्छा सा पड़ा हुआ है आर्टरीज का, दैट इज ग्लोमेरुलस, राइट? जो वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, आर्टरी है या वेन है, उसने इस पॉइंट से, आर्टरी ने एंटर भी करना होता है और इसी पॉइंट से आपका वेन लीव भी करता है। यहाँ पर आपको 2 आर्टरीज नजर आ रही हैं, एक एफरेंट, एक इफरेंट। जो एंटर करी होती है उसको एफरेंट बोलते हैं, और जो एग्जिट करी होती है उसको इफरेंट बोलते हैं। ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, याद रख लेना आप लोगों ने, राइट? तो इस पॉइंट को जहां से ब्लड वेसल्स एंटर या लीव करी होती है ना, उसको हम बोलते हैं रीनल हाइलम, HILUM। अगेन बैक टू नेफ्रॉन, यहाँ पर हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाहर वाला है जो एक कैप्सूल बना हुआ है, वो बोमेंस कैप्सूल है। उसके अंदर जो कैपिलरीज का ये कैपिलरीज पड़ी हुई है, उसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसके अलावा ट्यूब्यूलर पार्ट है। ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, एंड लास्टली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाता है, ये वाला, राइट? अब हम लोगों ने पहले जो एफएससी में चीज़ें पढ़ी हुई थी ना, उसके अंदर तो हमने सिंपल लूप ऑफ हेनले पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी हम देखेंगे कि
PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले के हमने 3 सेगमेंट्स बना दिए, देन हम लोगों ने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। अब ये कुछ एब्रिविएशंस है, मैं नेक्स्ट यूज करूंगी PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT। इसके भी आगे फर्दर हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है, राइट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक चीज जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, दैट इज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूरिनेशन जो है वो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं। क्या होगा कि यूरिन एक्यूमुलेट होगा आपके ब्लैडर के अंदर, वहां पर ये इतना प्रेशर जनरेट करेगा कि जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हों, आपके ब्रेन सेंटर्स, हाईएस्ट सेंटर्स जो हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां तक सिग्नल जाए और वहां से सिग्नल वापस आए कि अब आपने जो मसल्स हैं उसमें इतना स्ट्रेच प्रोड्यूस हो गया है कि अब आपने स्फिंक्टर को ओपन करना है और इसको एम्प्टी करना है, राइट, यानी यूरिनेशन होनी है। तो इस सारे जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो सारा जो पाथवे बन रहा है और ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और वो प्रोसेस जैसे यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है उसको हम मिक्चुरेशन बोल रहे होते हैं। इसके अंदर जो आपने चीजें याद रखनी है वो क्या, कि आपके ना सेक्रल स्पाइनल सेगमेंट होते हैं S2 to S4, वहां से सिग्नल्स, अगर आप सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन हुई किडनी के अंदर, वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर आ गया, ब्लैडर के अंदर फिल हुआ फिल हुआ फिल हुआ, इतना ज्यादा उसने स्ट्रेच कर दिया, इतनी टेंशन जनरेट कर दी, ये नर्व जो एंडिंग्स थी वहां पर, ये जो ब्लू कलर की ये जो एंडिंग्स थी ये स्टिमुलेट हो गई, राइट। इसकी स्टिमुलेशन से क्या हुआ, सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया। अब ये जो नर्व स्टिमुलेट हुई थी ना यहाँ पर, वो होती हैं S2, S3 और S4। वो सिग्नल लेके गई आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक आपका सप्लाई अगेन इन्हीं नर्व्स के थ्रू आया, उसने यहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक सेकंड, जो आपका 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। पहले इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होगा, यूरिन ब्लैडर के थ्रू इस साइड पर आ जाएगा, देन आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेगा, और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है ये प्यूडेंटल नर्व का रही होती है, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक पैरासिम्पैथेटिक फ्लो जो है और अदर जो एक्सटर्नल जो प्यूडेंटल नर्व है। प्यूडेंटल नर्व ने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया, तो आपका जो यूरिन था जो ब्लैडर से नेक्स्ट इंटरनल स्फिंक्टर तक पास कर चुका है वो आगे चला जाएगा, इन आपकी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पास कर जाएगा। वैसे तो ये सारा रिफ्लेक्स ऐसे कंट्रोल हो रहा होता है कि अगर स्ट्रेच हुआ देन मैच्योरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इसको इनहिबिट या फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो चीज़ें MCQ में भी आती हैं। अब आपने इसको याद रखना है कि पॉन्स, बेसिक जो ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है पॉन्स, वो इसको फैसिलिटेट या इनहिबिट कर रहा होता है। और दूसरी चीज सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसको एक्साइट या इनहिबिट कर रहे होते हैं, यानी कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट। पॉन्स हो गया और मेनी पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होगा, लेकिन हम उसके पहले देखते हैं कि यूरिन की प्रोडक्शन हो कैसे रही होती है। अब उसको पढ़ने के लिए हमने क्या देखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या चीज होती है। हमारे पास अगर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस होता है जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। अब उस ग्लोमेरुलस, वो बेसिकली कैपिलरी है ना, एक एफरेंट आर्टरियूल उसमें से आ रहा है, एफरेंट आर्टरियूल के अंदर ब्लड होता है, वो आर्टरियूल्स ब्लड लेकर इसके पास आएंगे, और किडनी का फंक्शन है, नेफ्रॉन का फंक्शन है कि उसने उस ब्लड को फिल्टर करना है। जिस रेट से वो फिल्टर कर रहा होता है हम उसको GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह देते हैं, कि कितने स्पीड से या कितने % वो उसको फिल्टर कर रहा है। कि अगर लेट्स से 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड आया है 1 सेकेंड के अंदर, तो वो उसको 20 मिलीलीटर जो है वो नेक्स्ट फिल्ट्रेट बना दिया उसने, और बाकी 80% वापस चला गया। तो इस परसेंटेज को, इस रेट को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अब अगर हम वैसे एक जनरल चीज करें तो 20% ही आपके रीनल प्लाज्मा फ्लो का नॉर्मल GFR होता है। अगर 20% से ऊपर या नीचे हो रहा होता है तो वो गलत चीज होती है, उसमें हमने डिटेक्ट करना होता है कि कहाँ पे खराबी आई है। अब होता क्या है कि अगर हम देखें फिल्ट्रेशन रेट कैसे बनेगा, हमारे पास उसमें एक बैरियर को क्रॉस करना होता है ब्लड ने, ठीक है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। लेट्स से हम लोग वहां पे से अगर यहाँ पर जाएं, यहाँ से ब्लड आ रहा था इधर, अब इस पॉइंट पे ना
कैप्सूल के अंदर और ग्लोमेरुलस के दरमियान में ना 3 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स मेंशन की हुई हैं। एक कैपिलरी की एंडोथेलियम होता है, एक उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एक एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इन 3 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा जो स्ट्रक्चर, वही आगे जो है वो बाकी दूसरे सेगमेंट्स तक जा सकता है। जो इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो ब्लड के जो इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू वापस चला जाएगा। अब इन 3 में जो मेम्ब्रेन्स उनको रखने का फायदा क्या था? हमारे पास इनमें ना मेम्ब्रेन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोगों ने करना क्या होता है कि अगर किडनी के थ्रू हम ब्लड को लेकर आ रहे हैं ना, लेकिन उसमें से हमने एक्सक्रीट करना है या वाटर या आयंस, अगर उसी के थ्रू बहुत सारी प्रोटीन्स का वेस्ट हो जाता तो हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोटीन्स नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाती, अगेन कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती। अल्लाह ताला ने 3 ऐसी मेम्ब्रेन्स रख दी हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया या जिनका साइज ऐसे कर दिया कि वो प्रोटीन्स को एक्सक्रीट नहीं होने दे रही, प्रोटीन्स को वेस्ट नहीं होने दे रहे। सिर्फ जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जैसे एक्सेस वाटर है या आयंस है, कोई भी मेटाबोलाइट है, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। अब इसमें हर कैपिलरी, हर जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अपने अपने फीचर्स हैं। जो आपको सबसे नीचे नजर आ रही है ये वाली, ये कैपिलरी की एंडोथेलियम है। एंडोथेलियम के अंदर ना डिफरेंट फेनेस्ट्रास बने होते हैं। फेनेस्ट्रा हम यूज करते हैं वर्ड विंडोज के लिए। विंडो क्या है कि अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और उसके दरम्यान में एक इतनी बड़ी सी ऐसे आपको लग रहा है कि विंडो है, राइट? एक जगह है, बेसिकली गैप है। इस फेनेस्ट्रा के थ्रू जितने भी स्मॉल, ये बिल्कुल स्मॉल सा, यहाँ पे तो आपको बड़ा सा होल नजर आ रहा है, लेकिन स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, वो सिर्फ इसको क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटीन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो आपको एल्ब्यूमिन नजर आ रही है, ये वाली, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटीन्स को ये रिपेल कर देगा, बाकी जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें से इजीली पास कर जाएंगे फर्स्ट लेयर से। सेकेंड लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये GBM आपको नजर आ रहा है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो, उसके अंदर ना मेशवर्क होता है कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन का। अगेन ये स्पेसेस भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या वाटर को पास थ्रू करने देती हैं, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। जो आपके पास थर्ड चीज है, ये जो आपको ग्रीन कलर के लंबे लंबे से सेल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स या पोडोसाइट्स। या आपको फुट लाइक प्रोजेक्शंस नजर ऐसे फील होता है कि ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस हैं, राइट? तो इसको हम पोडोसाइट्स भी बोलते हैं। अगेन इसके दरम्यान में भी अगर आप देखो तो सेल, एक सेल और दूसरे सेल के दरम्यान में ये स्पेसेस आपको फील हो रही होती हैं, राइट? इस स्पेस के अंदर से भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। आपने बस वर्ड्स याद रखने, अगर फेनेस्ट्रा यूज हो रहा है ना, तो आपके फर्स्ट लेयर के लिए था, एंडोथेलियम के लिए। सेकेंड लेयर के लिए उसने कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन्स का मेशवर्क यूज किया है। और जो थर्ड लेयर है पोडोसाइट्स वाली, उसके अंदर वो कह रहे हैं स्लिट पोर्स बनते हैं। पोडोसाइट्स के अंदर स्लिट पोर्स बनते हैं। तो जो पोर्स का साइज होता है ना, दैट इज 80 एंगस्ट्रॉम या 8 नैनोमीटर्स आप कर लो, राइट? 8 नैनोमीटर्स का उसका गैप है। तो प्रोटीन्स का साइज तो बड़ा होता है, प्रोटीन्स छोटे से गैप के थ्रू जो है पास नहीं कर पाती। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, वो 6 नैनोमीटर का डायमीटर होता है उसका। यानी अगर एक दरवाजा 8 नैनोमीटर का है और वो एल्ब्यूमिन को पास करना है और वो एल्ब्यूमिन 6 नैनोमीटर की है, तो वो तो पास कर सकती है। तो वो पास क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन तीनों मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीनों मेम्ब्रेन का चार्ज जो है वो उसको रिपेल करता है, और इस तरह आपके ब्लड की प्रोटीन्स नॉर्मल रहती हैं, और जो वाटर या इलेक्ट्रोलाइट है उसको पास कर दिया जाता है नेक्स्ट सेगमेंट में, ताकि हम उसको फिल्टर कर लें, राइट? तो इस तरह हमारे पास फिल्ट्रेट बन जाता है। उस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और वो जिस रेट से बन रहा होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, बोल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको डिटर्मिन कर रहे होते हैं। डिटर्मिन करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से आपका जो टोटल GFR की क्वांटिटी है वो ऊपर या नीचे यानी डिस्टर्ब हो सकती है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? 2 चीजें मेजर अगर हम उसको डिवाइड करें, एक हाइड्रोस्टैटिक और कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस। इसका नेट फिल्टर, इसको हम ना इकट्ठे करके बोलते हैं, कंबाइन एक टर्म यूज करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। हम देखते हैं कि वन बाय वन ये चीजें होती क्या। सेकेंड चीज होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, KF के नाम से। अब हम देखें कि ये सारी चीजें हैं क्या। सबसे पहले जो मैं आपको बोल रही हूँ नेट फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या है कि ये जो लंबी सी आपको टर्म नजर आ रही है, PG PB, ये सारी, ये सब को मैं एक कंबाइंड वर्ड यूज कर रही हूँ, नेट फिल्ट्रेशन।
इसमें फर्स्ट टर्म आप इसको ना पहले हम मजीद दो में डिवाइड करते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक कोलॉइड प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक नेम से आपको पता चल रहा है हाइड्रोस्टेटिक एक ऐसा प्रेशर है जो फ्लूइड की वजह से होगा, और कोलॉइड प्रेशर प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है। दो चीजें हो गई। अब हम इसको मजीद डिवाइड कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहा डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमें एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और केएफ डिटर्मिन कर रहा होता है इसके अंदर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक कोलॉइड प्रेशर। नेक्स्ट हम इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम डिवाइड कर देते हैं कि क्योंकि दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक साइड पे कैपिलरी है, दूसरी साइड पे बोमेंस कैप्सूल है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो हो गया पीजी, जो कैपिटल पी आपको नजर आ रहा है। दूसरा होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये पीबी। देन हमारे पास जो कोलॉइड प्रेशर है उसको हम स्मॉल पी या पाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप स्मॉल पी यूज कर लो या पाई यूज कर लो, ये कोलॉइड प्रेशर को जो है वो शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये चीजें हैं क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब होगा, जब फ्लूइड ज्यादा होगा। अगर कैपिलरी के अंदर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि उस फ्लूइड को बाहर की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब है कि ये जीएफआर को इंक्रीज करा होता है। जितना ज्यादा फ्लूइड कैपिलरी से निकल के बोमेंस कैप्सूल तक आएगा, उतना रेट तो इंक्रीज कर गया ना, कि ज्यादा फ्लूइड बोमेंस कैप्सूल तक आ रहे हैं। तो अगर कैपिलरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, वो फ्लूइड को पुश करेगा इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, तो फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज कर गया। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो पीबी, जो कि बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, अगर वहां पे प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो अपनी तरफ मजीद फ्लूइड को नहीं आने देगा और वो उसको ऑपोजिट पुश करेगा। तो अगर अगर बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज किया तो वो फ्लूइड को पुश करेगा और अपनी तरफ नहीं आने देगा। तो ये क्या कर रहा है, जीएफआर को अपोज कर रहा है, उसको कम कर रहा है। थर्ड थिंग होती है आपके पास जो कोलॉइड प्रेशर है ना, वो प्रोटीन का प्रेशर है। प्रोटीन्स क्या करती हैं कि फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर किसी जगह पे ऑस्मोटिक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कोलॉइड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम कहें कि आपकी कैपिलरीज के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा और जीएफआर को डिक्रीज कर देगा। जीएफआर क्योंकि डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि कैपिलरी से निकल के वो बोमेंस कैप्सूल तक नहीं जा पा रहा। इसके लास्ट पे हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोमेंस कैप्सूल का है। अब अगर बोमेंस कैप्सूल के अंदर वो प्रोटीन्स वाला प्रेशर ज्यादा होगा, वो अपनी तरफ फ्लूइड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो जीएफआर को इंक्रीज करेगा, ताकि क्योंकि उसकी तरफ फ्लूइड जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि डिटर्मिन कर रही होती हैं आपके जीएफआर को। ये आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये आपने बस एक ऐसे सीक्वेंस में जो नाम लिखे हुए हैं ना, और थोड़ा बहुत एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, लेकिन समझ सारी आनी चाहिए। इन दोनों के प्रोडक्ट आप इन दोनों का पहले इसका पूरे का सम लोगे। जो पॉजिटिव है, जो जीएफआर को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको नेगेटिव करेंगे। अगेन इन सबका सम लेके आप उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज होती है ना, हाँ, नॉर्मल वैल्यूज में आपका ग्लोमेरुलर का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 60 होता है। बोमेंस कैप्सूल, क्योंकि हमें पता है बोमेंस के पास इतने प्रोटीन्स नहीं होते, हमने अभी भी पढ़ा है कि प्रोटीन्स तो वहां तक जा नहीं सकते, इसीलिए उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो 0 होता है। बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 18 और ग्लोमेरुलर का कोलॉइड प्रेशर 32 है। तो इसका जब आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हो ना, एक वैल्यू आपने बस इतनी याद रखनी है कि पॉजिटिव 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर आता है। ठीक है, पॉजिटिव 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इतना प्रेशर आता है। नेक्स्ट आपके पास चीज आती है ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो क्या है कि आपकी किडनी, अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ 0.5% ऑफ द बॉडी वेट, इतना सा उसका वेट होता है, लेकिन इसके पास ना बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है। अब ब्लड इसके पास आता क्यों है, इसको जरूरत हो ना या ना हो वो अलग बात है, इसके पास आता इसलिए क्योंकि इसने फिल्टर करना होता है। वो सारे का सारा ब्लड जो है इसने साफ करना है, इसने फिल्टर करना है इसको, ठीक है, उसमें से मेटाबोलाइट्स को निकालना है। अब होगा क्या कि आपके किडनी और ब्रेन का अगर हम कंपैरिजन करें ना, आपके ब्रेन को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन आपकी किडनी आपके ब्रेन के अगर रेफरेंस से भी देखें तो 2 टाइम्स ज्यादा, ट्वाइस द रेट ऑफ ब्रेन वो यूज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन अगर हम ब्लड फ्लो को देखें ना, तो ब्लड फ्लो उसके अंदर 7 टाइम्स ज्यादा होता है। किडनी के अंदर
2 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इन कंपैरिजन टू ब्रेन, लेकिन उसके अंदर 7 टाइम्स ज्यादा ब्लड आ रहा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रेन, कि अपनी नीड से भी बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर ब्लड सप्लाई किया जाता है ताकि वो उसको फिल्टर कर दे। अब इसको जो रीनल ब्लड फ्लो है ना, RBF के एब्रिविएशन यूज करते हैं या रीनल ब्लड फ्लो कह लो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रहा होता है। क्या है वो फंक्शंस? वो इनडायरेक्टली GFR को डिटरमिन कर रहा है, या वो रेट ऑफ जो आपकी एब्जॉर्प्शन है PCT के अंदर उसको डिटरमिन कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है, अगर बहुत तेजी से PCT के अंदर से ब्लड पास कर रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, अगर स्लोली स्लोली कर रहा है तो PCT के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। देन अगर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है, आपका यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, अगर कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी। इसी तरह ये सारे फंक्शंस आपके रीनल ब्लड फ्लो कर रहा होता है परफॉर्म, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इससे हो रहे होते हैं। अब क्या होगा कि आपकी किडनी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स बिल्ट इन होते हैं, उसने GFR जो फिल्ट्रेशन रेट है और जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन करना होता है। किडनी को नहीं फर्क पड़ा कि बाहर आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है, उसने क्या करना है, उसने ये कोशिश करनी है कि जो किडनी है वो प्रॉपरली काम करे, उस तक जो ब्लड फ्लो है या उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, नॉर्मल रखने के लिए किडनी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स बिल्ट इन होते हैं, एक ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो काम कर रहा होता है कि अगर कहीं पे GFR या जो ब्लड फ्लो है वो रेस कर गया है, तो इसने ये करना है, ऐसे मैकेनिज्म्स को स्टार्ट कर देना है कि वो उसको दोबारा से लोअर डाउन करके नॉर्मल ले आए, और अगर वो लोअर हो गए हैं तो इसे सेंस कर लेना और उसको अगेन से रेस करके तो नॉर्मल तक लेकर आना है, राइट। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा होता है। तो वो फीडबैक जिससे किडनीज अपना रीनल ब्लड फ्लो या GFR इसको रिलेटिवली कांस्टेंट रख रही होती हैं, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, अब ऑटो रेगुलेशन ना दो तरीके से होती है, या होगी ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, या होगी हमारे पास सेकेंड वाले मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन, राइट। तो दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे किडनी ने ऑटो रेगुलेशन करनी है। अब हम ये दोनों प्रोसेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फर्स्ट वाला है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सेकेंड वाला तो इजी पीजी सा है। अब हमारे पास जो फर्स्ट है जिसके अंदर ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फीडबैक इन ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, ठीक है, वो आ रहा है। इसमें क्या होता है, आपने ना कॉम्पोनेंट्स याद रखने हैं कि ये एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड है। एक आपका ये जो एफरेंट आर्टीरियोल जो आ रहा है, सेकेंड आपका इफरेंट आर्टीरियोल जो यहाँ से एग्जिट कर रहा है, थर्ड आपके पास होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें एडेड हैं, एक आपका जो DCT है ना, डिस्टल ट्यूब्यूल, उसका इनिशियल वाला पोर्शन, सबसे पहले वाला पोर्शन, अगर यहाँ पे ये देखो DCT वाला पोर्शन, ये DCT। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। थर्ड चीज इसके अंदर क्या आती है, मैक्यूला डेंसा। अब मैक्यूला डेंसा क्या चीज है, मैक्यूला डेंसा हमारे पास ये वाले सेल्स, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, ये सेंस कर लेते हैं कि मेरे पास से जो ब्लड गुजर रहा है इसके अंदर नॉर्मल सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन है या नहीं है। अगर किसी भी वजह से सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये अपना सिस्टम एक्टिवेट करेगा और उसको डिक्रीज कर देगा, लेकिन अगर वहां पर सोडियम क्लोराइड कम है तो ये उसको इंक्रीज कर देगा। अब वो मैकेनिज्म्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सब एक जो मेजर चीज है ना वो आपने याद रखनी है कि जो ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक है ना, इसने रेनिन की सिक्रीशन करवानी है और उससे आपके RBF को या GFR को नॉर्मल करना है। अब वो करता क्या है कि हमने लेट्स से कह दिया मैक्यूलर डेंसा सेल्स ने ना सेंस कर लिया DCT के अंदर जो भी चेंजेस थे, यहाँ पर डिस्टल कन्वर्टेड के अंदर जो भी चेंजेस थे वो उसने सेंस कर लिए। अगर GFR डिक्रीज्ड था तो ये रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, रेनिन सिक्रीट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करेगा, वो एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि वहां पे ब्लड जो है वो स्लोली मूव करेगा, स्लो, आपके जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपका GFR दोबारा नॉर्मल चला जाएगा। इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं।
क्या हुआ कि मैक्यूलर डेंसा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इन द इनिशियल पोर्शन ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल को सेंस करना है, क्योंकि देखो ना ये डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल्स है ना, ये डिस्टल ट्यूब्यूल का आपको सेगमेंट दिखा हुआ है उसके सेल्स हैं, तो वहां पे सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को इसने सेंस कर लिया। कम थे तो ज्यादा करेगा, ज्यादा थे तो कम कर देगा। मैकेनिज्म क्या है, इसने रेनिन की सिक्रीशन करनी होती है। रेनिन अगर हम लोगों को याद हो तो हमने सीबीएस में भी पढ़ा था, लेकिन अगर नहीं याद तब भी हम अभी देख लेते हैं कि रेनिन ने क्या करना है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन 2, जो कि इफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाएगा। उस कंस्ट्रक्शन से आपके जो ग्लोमेरुल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा और जीएफआर अगेन टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा काम ये क्या करता है कि आपके जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं उसकी रेजिस्टेंस को कम करेगा, ताकि ब्लड नॉर्मली जो है वो किडनीज तक पहुंचे और जीएफआर मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ये दो काम करता है, एफरेंट को की रेजिस्टेंस को कम कर रहा है और इफरेंट में वेजोकंस्ट्रक्शन करवा रहा है बाय रेनिन सिक्रीशन। और रेनिन की सिक्रीशन क्या है कि इफ सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इज लो तो रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है ताकि वो उसको मेंटेन रखे, एंड इफ सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन द डीसीटी तो रेनिन की सिक्रीशन को ये कम कर देता है। और सेंस कौन कर रहा होता है, मैक्यूला डेंसा। और मैक्यूला डेंसा क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन द डीसीटी जो सेंस करते हैं एनी एब्नॉर्मलिटी रिलेटेड टू सोडियम क्लोराइड इन योर डीसीटी। ठीक है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, मायोजेनिक मैकेनिज्म। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। अगर आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया किसी भी वजह से, उस इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि आपकी जितनी भी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, क्योंकि उसके अंदर से ब्लड पास कर रहा है, तो अगर प्रेशर रेज हुआ हुआ है तो वो उन पे स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगा। उस स्ट्रेचिंग की वजह से कैल्शियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। जब सेल के अंदर कैल्शियम इनरश करता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स को जब कैल्शियम मिलता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह जो आपका वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट कैसे है, अगेन अगर हमारे पास एक मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, सेकंड मैकेनिज्म मायोजेनिक मैकेनिज्म है। इसके अंदर जीएफआर को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि जब ब्लड प्रेशर रेज किया, ब्लड वेसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगी, उस स्ट्रेच की वजह से कैल्शियम का परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, इनरश हुआ। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ही जरूरत होती है। अगर उनको कैल्शियम अवेलेबल हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करा देंगे। राइट, तो एक ऐसा मैकेनिज्म है। एक सेकंड मैकेनिज्म है जो हमने ऐसे पढ़ लिया, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना तो आपकी जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो आता है, और उसके साथ साथ ये जो प्यारी सी आपने डायग्राम देखी होती है आपकी बुक में भी होगी, वरना फिर ये साइड वाली डायग्राम्स में से कोई भी आप एक बना सकते हो, तो वो डायग्राम के साथ अच्छे से प्रेजेंट करना होता है आपने। राइट, तो ये दो ऐसे मैकेनिज्म्स थे जिससे जीएफआर और जो आपका ब्लड फ्लो था, रीनल ब्लड फ्लो, हमने उसको मेंटेन किया। ज्यादा था तो कम कर दिया, कम था तो ज्यादा कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक लंबा सारा टॉपिक आता है, वो है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब हम ये बार बार कही जा रहे हैं कि जो किडनी है उसने यूरिन फॉर्मेशन करनी है, यूरिन फॉर्मेशन करनी है, लेकिन कैसे करनी है, हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स भी बना दिए, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। हर हर एक एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन कैसे है कि एक पार्ट ने सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना है, एक पार्ट ने सिर्फ जो है वो सोडियम और क्लोराइड को करना है, एक में एक्टिवली करना है, पैसिवली करना है। तो ये हर पार्ट का ना हमें याद रखना पड़ता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इजी चीज जो है ना, दैट इज योर पीसीटी। वो शरीफ सी एक साइट है। क्या होगा कि आपके पास जितना भी फिल्ट्रेशन आता है, आपको पता है कि अब हम ट्यूबुलर पार्ट पे आ रहे हैं, तो ट्यूबुलर पार्ट से पहले जो कॉर्पस्कल वाला पार्ट था उसके अंदर बोमेंस कैप्सूल तक फ्लूइड आ गया। ठीक है, फिल्ट्रेट आ गया, अब उसको हम फिल्ट्रेट का वर्ड यूज कर लेते हैं। फिल्ट्रेट आ गया और इसने आगे पास कर देना है पीसीटी के अंदर। अब पीसीडी के अंदर क्या होगा कि जितना भी आपके पास फिल्ट्रेट है उसका 65%, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अगर कोई